देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस हमारी चल रही है, जिसमें हमने लेक्चर 6 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 7, और ये क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जलवायु विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं। संभवतः इसके बाद ये तो चलती रहेगी, संभवतः हम जीएस की भी क्लासेस लेने लगें। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, पहले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, या कुछ ऐसे ही क्लासेस चलेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। ये क्या है? आर्द्रता एवं वर्षण। आर्द्रता एवं वर्षण, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले इसमें लिखिए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या है, फिर वर्षण क्या है। पहले इसमें लिखिए आर्द्रता क्या है, तो लिखिए आर्द्रता से तात्पर्य है, आर्द्रता से तात्पर्य है, लिखिए आर्द्रता से तात्पर्य है वायु में उपस्थित अदृश्य जल, वायु में उपस्थित अदृश्य जल अथवा अंतराण्विक रिक्तिकाएं में प्राप्त अथवा अंतराण्विक रिक्तिकाओं में प्राप्त जलवाष्प की कुल मात्रा, अथवा अंतराण्विक रिक्तिकाओं में प्राप्त जलवाष्प की कुल मात्रा। जबकि नमी का अर्थ है, वायु में उपस्थित संपूर्ण दृश्य, जबकि नमी का अर्थ है वायु में उपस्थित संपूर्ण दृश्य एवं अदृश्य जल की कुल मात्रा। जबकि नमी का अर्थ है वायु में उपस्थित संपूर्ण दृश्य एवं अदृश्य जल की कुल मात्रा। इसके अंतर्गत जलवाष्प, हिमकण, जलकण अथवा हाइड्रोस्कोपिक वाटर ब्रैकेट में कर लीजिएगा, जो अदृश्य होते हैं की कुल मात्रा का योगफल, अर्थात मॉइस्चर में जल की तीनों अवस्था की गणना है। देखिए फिर से दे देते हैं। आर्द्रता से तात्पर्य है वायु में उपस्थित अदृश्य जल अथवा अंतराण्विक रिक्तिकाओं में प्राप्त जलवाष्प की कुल मात्रा। जबकि नमी का अर्थ है वायु में उपस्थित संपूर्ण दृश्य एवं अदृश्य जल की कुल मात्रा। इसके अंतर्गत जलवाष्प प्लस हिमकण प्लस जलकण अथवा हाइड्रोस्कोपिक वाटर, जो ब्रैकेट में कर लीजिए, जो अदृश्य होते हैं, की कुल मात्रा का योगफल, अर्थात मॉइस्चर में तीनों अवस्थाओं का गणना है। अर्थात मॉइस्चर मतलब नमी, अर्थात मॉइस्चर में तीनों अवस्थाओं की गणना की जाती है, जो वायु में निलंबित अथवा घुलित दशा में प्राप्त होते हैं। देखिए आर्द्रता क्या है, वायु में उपस्थित अदृश्य जल क्या है, जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है, मतलब छोटे न्यूक्लाई जो जलवाष्प के अंदर जो एक जल ग्रहण करने की जो एक कैपेसिटी होती है, जो एक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई बहुत छोटे होते हैं, 11 माइक्रोन से लेके 600 माइक्रोन तक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनके अंदर ये जो जल के कण एकदम माइक्रोन में, जल के कण बहुत छोटे जल के कण, ये जो रहते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, जो अदृश्य होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो आर्द्रता, जो वायु में ये आर्द्रता पाई जाती है, वो जल के बहुत छोटे छोटे कणों के बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो ये हो गया आर्द्रता। जबकि नमी में क्या आता है, नमी में जल की बूंदें भी आ जाएंगी, हिमकण भी आ जाएगा, नमी में क्या आ जाएगा, जलवाष्प भी आ जाएगा। जलवाष्प जानते हैं ना, जो सूर्य ताप की मात्रा के द्वारा जो
जल का वाष्पीकरण होना, जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प हिमकण आ जाएंगे, जल कण आ जाएंगे, जल के कण आ जाएंगे, अथवा हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, यही है जल के कण अथवा हाइड्रोस्कोपिक वाटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वही जल को होल्ड करते हैं। जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मतलब जो जल के कणों को होल्ड कर लेते हैं, वही हाइड्रोस्कोपिक जल, हाइड्रोस्कोपिक वाटर ही समझे। जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, मतलब ये ठोस में भी होगा, ये लिक्विड में भी होगा, जल की बूंदें भी आ जाएंगी इसमें, हिमकण भी हो जाएगा ये इसमें मॉइस्चर में। तो यही है जो वायु में निलंबित अथवा गुलित दशा में प्राप्त होते हैं। जो वायु में निलंबित मतलब ऐसे वायु में उपस्थित होते हैं, निलंबित दशा में होते हैं, या फिर घुलित अवस्था में होते हैं, जल बूंदों के रूप में होते हैं। ये हो गया ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अब लिखिए आर्द्रता के प्रकार अथवा मापन। लिखिए आर्द्रता, आर्द्रता के प्रकार अथवा मापन। आर्द्रता के प्रकार अथवा मापन में लिखिए नंबर पहला मिक्सिंग रेशियो। नंबर पहला क्या है? मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो क्या है, इसके बारे में लिखिए मिश्रण अनुपात। मिक्सिंग रेशियो या मिश्रण अनुपात। तो लिखिए दिए गए 1 किलो वायु में, दिए गए 1 किलो वायु में जलवाष्प का कुल भार, दिए गए 1 किलो वायु में जलवाष्प का कुल भार एवं सूक्ष्म वायु के कुल भार एवं सूक्ष्म वायु के कुल भार के अनुपात को मिश्रण अनुपात कहते हैं, के अनुपात को मिश्रण अनुपात कहते हैं। अर्थात वेट ऑफ वाटर वेप्योर, ये वेट ऑफ वाटर वेप्योर बाई वेट ऑफ ड्राई एयर, ये वेट है, वेट ऑफ ड्राई एयर। मतलब क्या है, 1 किलो वायु, 1 किलो वायु में जलवाष्प की कुल मात्रा, जलवाष्प की कितनी मात्रा है 1 किलो वायु में, जो जलवाष्प की कुल भार एवं सूक्ष्म वायु के भार के अनुपात, मतलब जल एक वायु में जलवाष्प का भार कितना है बाई सूक्ष्म वायु का भार कितना है, ये हो गया मिक्सिंग रेशियो, हो गया मिश्रण अनुपात हो गया। अब दूसरा देखिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। लिखिए दूसरा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये हो गया ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये इसका मतलब क्या हुआ, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसमें लिखिए दिए गए नियत तापमान पर, दिए गए नियत तापमान पर किसी भी वायु प्रकोष्ठ की, दिए गए नियत तापमान पर किसी भी वायु प्रकोष्ठ की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता दिए गए अथवा नियत तापमान पर, मतलब फिक्स तापमान हो, नियत तापमान हो पर किसी वायु प्रकोष्ठ की, किसी वायु प्रकोष्ठ की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, कितना जलवाष्प ग्रहण कर सकती है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। गर्म वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, गर्म वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि गर्म वायु में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विस्तृत होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विस्तृत होता है, अभी हम समझाएंगे। जबकि ठंडी वायु की, जबकि ठंडी वायु की क्षमता घट जाती है, जबकि ठंडी वायु की क्षमता घट जाती, क्योंकि इसमें आयतन में कमी आ जाती। देखिए इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब ये है किसी वायु का आयतन है, ये इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसमें वो अणुओं है, ये अणुओं से मिलकर बनता है ना, कोई गैस अपने अणुओं से मिलकर बनता है, अणुओं और परमाणुओं से। तो ये जब गर्म होता है तो इसमें एक्सपैंड होता है, मतलब जो गर्म होता है तो इनके इसमें रिक्तिका आ जाती है, मतलब ये आयतन इनका बढ़ जाता है। जैसे ही आयतन इनका बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो बढ़ जाएगा, इनके अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ गर्म करते हैं तो वो फैलती एक्सपैंड करते हैं, और कोई चीज़ ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है। तो इनका, अब वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप मतलब ये पढ़ लीजिएगा।
अंतराणविक कण क्या है, मतलब इसके बारे में, अंतराणविक कण क्यों फैलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विस्तृत होता है, तो ये जानिए कि ये गर्म करने पर ये आयतन ये एक्सपैंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विस्तृत होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर जलवाष्प अधिक ग्रहण होंगे, क्योंकि आयतन बढ़ गया तो ये रिक्तकाएँ जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ये और जलवाष्प ये ले लेगा अपने अंदर, और जलवाष्प को समाहित कर लेगा आयतन के विस्तार। जबकि ठंडा किया जाएगा तो यही आयतन जो है ठंडा करने पर सिकुड़ जाएगा, ये आयतन सिकुड़ जाएगा। तो क्या होगा, जब आयतन सिकुड़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये जो छोटे छोटे स्पेस बनेंगे ये भी सिकुड़ जाएंगे। तो स्पेस जब रहेंगे नहीं इनके अंतराणविक कण के अंदर, जब स्पेस रहेंगे नहीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, जब इस वो बचेगा नहीं, जब इनके गैसों में स्पेस बचेगा नहीं, तो आर्द्रता कैसे ग्रहण करेगी, जल की छोटे छोटे कण को कैसे ये रखेंगे। इसका मतलब क्या है, जल के छोटे छोटे कण इसी में समाहित हो जाते हैं, ले लेती है। तो यही हो गया ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो ये लिख लीजिए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी DIT लिखिए, ह्यूमिडिटी लिखिए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हो गया। अब लिखिए, इसके बाद लिखते हैं, चलिए लिखिए, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, तो लिखिए, दिए गए नियत आयतन में, दिए गए नियत आयतन, आयतन फिक्स हो, दिए गए नियत आयतन में उपस्थित जलवाष्प के कुल भार को, उपस्थित जलवाष्प के कुल भार को निरपेक्ष आर्द्रता माना जाता है। उपस्थित जलवाष्प का कुल भार दिए गए नियत आयतन में, मतलब आयतन फिक्स हो उसका, तो उसमें कितना जलवाष्प के टोटल भार को क्या कहा जाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता माना जाएगा। अर्थात वेट ऑफ वाटर वेप्योर, ये किस में ग्राम में ले लेते हैं, वेट ऑफ वाटर वेप्योर बाई क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम, वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम, ये हो गया निरपेक्ष आर्द्रता। वेट ऑफ वाटर वेपर कितना है, और बाई वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम, ये m³ है, मतलब 3 डायमेंशन होगा ना, वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम का, एयर का। तो ये गैस है, गैस में मतलब किसी भी वायु में कितना आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा, कुल जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दिए गए नियत आयतन में, आयतन फिक्स हो इसका, तो जलवाष्प के कुल भार को, जितना जलवाष्प ग्रहण कर सकती है, कुल भार को निरपेक्ष आर्द्रता माना जाता है। अब चूंकि ये जो है ये तापमान, अब लिख लीजिए, तापमान में वृद्धि से आयतन में वृद्धि होगी, जो कि तापमान बढ़ेगा, किसी भी वायु का तापमान, ये किसी भी वायु का टेम्परेचर ये बढ़ेगा, अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके आयतन में ये ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, आयतन तो बढ़ गया। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, ये लिख लीजिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, ठीक, 1/टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है कि ये अगर आयतन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम पड़ेगी। देखिए अभी तक तो आपने सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर तो ह्यूमिडिटी तो बढ़ती है, आर्द्रता तो बढ़ती है, क्योंकि उनके रिक्तिकाएँ ज़्यादा, मतलब वो फैल जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा मिलता है हमको, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विस्तृत हो जाता है। पर ये कैसा हो रहा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्यों, क्योंकि अब देखिए ये आयतन है इसका, किसी भी वायु प्रकोष्ठ का ये आयतन है वायु का। अब ये इसका इतना ही आयतन तो ये है, पर इनके अंदर जो उपस्थित नियत आयतन पर जो जलवाष्प की मात्रा जो है, वहाँ x% जलवाष्प की मात्रा है, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं 50% जलवाष्प की मात्रा। जैसे ही हम इसका आयतन बढ़ाएंगे, वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस वायु प्रकोष्ठ का, तो ये देखिए ये आयतन तो बढ़ गया हमारा, आयतन जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके कंपेयर में अगर इसका हम परसेंटेज देंगे तो यहाँ जलवाष्प कितने, इतने बड़े आयतन में जलवाष्प कितना हो जाएगा,
30% ही रह जाएगा, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा तो चेंज नहीं हो रही है, नियत नियत उसके एक नियत आयतन पर है ना, नियत आयतन है, तो इसका आयतन तो फिक्स है, मतलब इसमें जलवाष्प की मात्रा जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए। फिर जब आयतन इसका बढ़ाएंगे टेम्परेचर पे ये एक्सपैंड करेगा, जब आयतन फैलेगा तो क्या होगा, इसके कंपेयर में तो ये बड़ा आयतन घेरेगा, और जब बड़ा आयतन घेरेगा जब टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, ये जलवाष्प की मात्रा इतने बड़े आयतन के लिए तो ये तो 50 से 30% कम हुई ना। तो यही कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी घटेगी। सपोज चलिए फिर अब चौथा टॉपिक लिखिए, स्पेशल ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता। स्पेशल ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लिखिएगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब विशिष्ट होता है ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में विशिष्ट आर्द्रता, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, विशिष्ट आर्द्रता लिख लीजिएगा। विशिष्ट आर्द्रता क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लिखिए। दिए गए वायु प्रकोष्ठ अथवा वायु राशि के, लिख लीजिए, दिए गए वायु प्रकोष्ठ ब्रैकेट में कर, या वायु राशि के, दिए गए वायु प्रकोष्ठ या वायु राशि के कुल भार में नमी की कुल भार, दिए गए वायु वायु प्रकोष्ठ या वायु राशि के कुल भार में नमी की कुल भार का अनुपात, नमी की कुल भार का अनुपात विश्लेषण होता है, नमी की कुल भार का अनुपात विश्लेषण होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, दिए गए वायु प्रकोष्ठ में प्रकोष्ठ के कुल भार में नमी की कुल भार का अनुपातिक विश्लेषण होता है, मतलब जितना इसका वो है, वायु प्रकोष्ठ जितना है उसका कुल भार, और नमी कितनी है इसमें, कुल भार में नमी कितनी है इसका जो वो होता है। तब ये लिखिए, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखिएगा यहाँ पर ऐसे लिखिए, वेट ऑफ दी वेट ऑफ दी मॉइस्चर, वेट ऑफ द मॉइस्चर हेल्ड बाय द एयर, वेट ऑफ द मॉइस्चर हेल्ड बाय द एयर, बाय वेट ऑफ द एयर वेट ऑफ द एयर पार्सल, मतलब वायु प्रकोष्ठ में कितना, मतलब वेट ऑफ द एयर पार्सल, वेट ऑफ द मॉइस्चर हेल्ड बाय द एयर बाय वेट ऑफ द एयर पार्सल, मतलब क्या हो, अभी मॉइस्चर कितने, क्या मॉइस्चर में क्या क्या आता है, जैसे इसमें वाटर वेपोर आ गया मॉइस्चर में, ये वाटर वेपोर आ गया, आइस क्यूब आ गया, और WD आ गया, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आ गया, बाई वेट ऑफ टोटल एयर, ऑफ टोटल एयर, ये वही है मॉइस्चर में क्या क्या आता है। तो तापमान में परिवर्तन से लिखिए, तापमान में परिवर्तन से विशिष्ट आर्द्रता नियत रहती, तापमान में परिवर्तन से विशिष्ट आर्द्रता नियत रहती, मतलब ये नियत रहती तापमान में परिवर्तन। चलिए इसके आगे लिखते हैं हम, अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पांचवा क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होता है RH इक्वल टू वास्तविक जल की मात्रा, वास्तविक जल की मात्रा बाई वास्तविक जल की मात्रा बाई होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, वास्तविक जल की मात्रा बाई होल्डिंग कैपेसिटी, जल ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100, ये देखिए वास्तविक कैपेसिटी बता होल्डिंग कैपेसिटी इंटू 100, ये हो गया
रिलेटिव आर्द्रता लिख लीजिए। अब देखिए इसमें हम बता देते हैं आर एच इक्वल टू 100। अगर यहाँ आर एच 100% है तो वायु संतृप्त है, वायु संतृप्त है, संतृप्त है। और यह तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर एच इज इन प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। ये हो गया। इसमें चलिए इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए तो हम समझाते हैं इसको। वायु में संतृप्त, वायु में संतृप्त, वायु में संतृप्तता जिस तापमान पर प्राप्त होती है, वायु में संतृप्तता जिस तापमान पर प्राप्त होती है उसे उष्मांक कहते हैं। वायु में संतृप्तता जिस तापमान पर प्राप्त होती है उसे उष्मांक कहते हैं। RH 100, ये RH 100 है। ये जिस तापमान पर प्राप्त होगी, इसका जो टेम्परेचर होगा, जिस तापमान पर प्राप्त होगी ये RH 100, वो का उसे उष्मांक कहते हैं। यदि उष्मांक 0 डिग्री सेल्सियस उससे नीचे है, यदि उष्मांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस, उष्मांक मतलब यही ओस की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होना, ओस की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होना, वही उष्मांक। उष्मांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो उसे हिमांक कहेंगे। अगर इसका ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो इसे हिमांक कहेंगे। अब इसको हम समझा देते हैं सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, क्योंकि ये जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है सापेक्षिक आर्द्रता। देखिए RH 100, RH क्या है 100%, मतलब कोई वायु 100% संतृप्त है, मतलब उसकी आर्द्रता जो है 100% है। देखिए माना कोई वायु है, ये वायु है, ठीक। अब इसका क्या है RH जो है ये टेम्परेचर के 1/T होता है ना, इस तरह होता है। तो ये वायु है, यहाँ पर मान लिया कोई वायु 50% संतृप्त है, मतलब उसमें जलवाष्प की कुल मात्रा मतलब 50% जलवाष्प की मात्रा है, या आर्द्रता उसमें 50% है किसी वायु में। तो ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है किसी वायु का। अभी यही टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं इसका, तो वायु प्रकोष्ठ ये आयतन बड़ा हो जाएगा। आयतन बड़ा होगा पर इसके अपेक्षा ये आयतन, ये जलवाष्प की मात्रा तो नियत है, आयतन जैसे बढ़ाएंगे तो ये क्या जलवाष्प मतलब ये बड़े आयतन में फैल जाएगी। बड़े आयतन में फैल जाने, ये 50% आयतन बढ़ जाने के बाद ये 30% में आयतन में वो हो गया, कन्वर्ट हो गया। मतलब इसका RH जो हो गया 30%। इसके अपेक्षा, आयतन की अपेक्षा ये जलवाष्प फैली ना, जब जलवाष्प फैली तो 30% उसमें कन्वर्ट हो गया। तो यही आयतन तो बड़ा हो गया, परंतु क्या हो गया, जलवाष्प की मात्रा तो वही बनी रही, जलवाष्प की मात्रा या आर्द्रता तो वही रही ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इसका होल्डिंग कैपेसिटी जो है, होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ गई इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो उसी की वजह से हुआ। अब यहाँ पर अगर हम इसका ये 0 डिग्री सेल्सियस अगर इसको हम कर देते हैं तो ये यहाँ पर 25 मान लीजिए 70% हो गया। ये इससे आयतन छोटा हो जाएगा। जब छोटे आयतन में जलवाष्प की मात्रा देखेंगे तो ये 70% हो जाएगा, इससे आयतन छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। तो यही हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद संघनन पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है संघनन। संघनन, संघनन में लिखिए, संघनन में लिखिए उष्मांक के प्राप्ति के पश्चात, संघनन में उष्मांक के प्राप्ति के पश्चात संघनन के कार्य होते हैं। उष्मांक के प्राप्ति के पश्चात मतलब जब RH 100, जब RH 100 हो जाती, वायु संतृप्त हो जाती, मतलब उसमें आर्द्रता भर जाती है। आप वायु में आर्द्रता 100% हो जाती, नमी 100% वायु में उपस्थित हो जाती। तो ये निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या होती है, ये उष्मांक में परिवर्तित हो जाती, मतलब निश्चित टेम्परेचर पर ये आर्द्रता उष्मांक में परिवर्तित। उष्मांक के प्राप्ति के पश्चात संघनन के कार्य होते हैं। उष्मांक जब प्राप्त होगा उसके बाद फिर ये संघनन के कार्य होते हैं। संघनन का अर्थ है जलवाष्प के, जलवाष्प है ना, ये जलवाष्प है। संघनन का कार्य है जलवाष्प, ये जलवाष्प के भौतिक दशा में परिवर्तन। संघनन
का अर्थ है जलवाष्प के भौतिक दशा में परिवर्तन करना, अर्थात जलवाष्प का हिमकण, अर्थात जलवाष्प जो वायु है, जो जलवाष्प है, उसका क्या कहते हैं, जलवाष्प का हिमकण या जलकण में परिवर्तित होना। हिमकण या जलकण, जलवाष्प क्या है, ये एक आयतन टाइप का, ये गैस का वो रहता है ना, जब ये संघनन होता है मतलब इस पर प्रेशर लगता है, इस पर जब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर भी लगता है, इस पर प्रेशर लगता है तो उनकी बताएंगे आगे कि ये होल्डिंग कैपेसिटी कैसे लूज करते हैं ये, इसके मॉलिक्यूल होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब ये भार ज़्यादा हो जाता है इन पे तो ग्रेविटी के कारण ये लूज़ करते हैं, ये अपना ग्रेविटी के कारण लूज़ करते जो ही जल बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जलवाष्प के कण जो हैं वो अपने इकट्ठा होके, बताएंगे आगे इसके बारे में बताएंगे, अभी आप लिख लीजिएगा। ये गई जलवाष्प का हिमकण या जलकण में परिवर्तन, अर्थात जलवाष्प का हिमकण या जलकण में परिवर्तन, संघनन के बिंदु उनका व्यास 11 माइक्रोन से अधिक होता है, लिखे ना, अर्थात जलवाष्प का हिमकण या जलकण में परिवर्तन, संघनन के बिंदु उनका व्यास 11 माइक्रोन से अधिक होता है और 11 माइक्रोन से 600 माइक्रोन तक होता है। 11 माइक्रोन से 600 माइक्रोन तक होता है। 600 माइक्रोन के बाद वायु उस भार को ग्रहण नहीं कर सकती, तभी वर्षा होती। वायु उस भार को ग्रहण नहीं कर सकते, तभी वर्षा होती। मतलब ये क्या है, जलवाष्प जो संघनन होता है तो 11 माइक्रोन से लेके 600 माइक्रोन तक, वो 600 माइक्रोन के बाद जैसे ही ये भार बढ़ेगा तो ये ग्रेविटी के कारण ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो ये इसी से वर्षा होने लगेगी। मतलब ये जल बूंदों के रूप में परिवर्तन हो गए। पहले जलवाष्प था, जलवाष्प का ओसांक, फिर इसके बाद ओसांक का ये संघनन हुआ, हिमकण में बदले, हिमकण में फिर जलवाष्प में बदले, तो यही है संघनन। अब संघनन के कारक लिखिए। तापीय परिवर्तन, संघनन के कारक में लिखिए पहला तापीय परिवर्तन, ताप में ह्रास, क्या है इसके कारक, तापीय परिवर्तन है, तापीय परिवर्तन, संघनन के कारक तापीय परिवर्तन। फिर क्या है, फिर दूसरा है ताप में ह्रास, रुद्धोष्म शीतलन, ये भी बताएंगे रुद्धोष्म शीतलन क्या होता है, रुद्धोष्म शीतलन भी बताएंगे। एडियाबेटिक कूलिंग है। रुद्धोष्म शीतलन है, रुद्धोष्म शीतलन। फिर जलवाष्प दाब, यह संघनन का समानुपाती होता है। जलवाष्प दाब क्या होता है, संघनन का समानुपाती होता है। क्या होता है, आर्द्रताग्राही नाभिक, जल सीकर। अब इसके बाद क्या होगा, आर्द्रताग्राही नाभिक, जल सीकर, ये जल सीकर होते हैं, जल सीकर भी बोलते हैं। आर्द्रताग्राही नाभिक, जो नाभिक होते हैं जो आर्द्रता लिए होते हैं, अपने अंदर आर्द्रता होल्ड किए होते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक। ये वायु में निलंबित ठोस कण होते हैं, ये हो गया। चलिए, ये इतना है, संघनन के कारक हो गए। अब इसके बाद लिखते हैं संघनन के प्रारूप। अब संघनन के प्रारूप में क्या आ जाते हैं, नंबर पहले आ जाएगा स्मॉग, मतलब धूम्र प्लस कोहरा, ये दोनों मिल जाएंगे तो स्मॉग। नगरीय औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में ये पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, नगरीय औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। दृश्यता, इसकी दृश्यता क्या हो जाएगी, लेस देन फ्यू मीटर, मतलब कुछ ही मीटर में के बाद ये लेस देन दृश्यता कुछ ही मीटर तक दिखाई देती है, स्मॉग अगर होगा। फॉग क्या हो गया, दृश्यता 1 किलोमीटर से कम तक। फॉग ये है क्या, फॉग, दृश्यता इसकी क्या होगी, दूसरा है फॉग। स्मॉग जब धूम्र में कोहरा मिल जाएगा तो फॉग क्या होगी, और कोहरा में क्या होता है, स्मॉग प्लस फॉग, ये स्मॉग प्लस फॉग, ये फॉग यही कोहरा है,
तो ये दृश्यता क्या हो जाएगी इसकी, लेस देन 1 किलोमीटर हो जाएगी। तापमान की विलोपता के कारण फॉग होता है, जैसे हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे ना, तापमान की विलोमता के कारण फॉग उत्पन्न हो रहा था ना बादलों का, जब नीचे ठंडी वायु आ जा रही थी, ऊपर गर्म वायु का विस्तार हो जा रहा था, तो तापमान की विलोमता पाई गई, तो फाग का उत्पन्न हुआ। वही जो गर्म वायु जो जो ठंडी होकर नीचे बैठ गई, आयतन उसका जो ठंडी होकर नीचे बैठ गई, वही है फाग, तो बताए ही है। तो तीसरे में लिखिए मिस्ट। मिस्ट मतलब कुहासा। तीसरे में लिखिए मिस्ट। मिस्ट मतलब कुहासा। देखिए अब मिस्ट, कुहासा क्या है, कुहासा यह है, इसकी विजिबिलिटी क्या होती है 2.3 किलोमीटर तक। ये मतलब ये क्या है 2.3 किलोमीटर तक ये वो होता है, मतलब दृश्यता क्या, ये 2.3 किलोमीटर में वो पाया जाता है, मतलब हाइट में। तो इसमें क्या होता है संघनन, ये मूलतः एक क्या होता है, संघनन होता है, या वर्षण के पश्चात जो होते हैं जल कणों का वायु में निलंबित दशा में रहना। वर्षण के पश्चात, जो वर्षा होती है उसके पश्चात जल कणों का जो होता है वायु में निलंबित दशा में रहते हैं, तो कुहासा हो जाता है। फिर इसके बाद आप लिखिएगा, कुहासा हो गया। चौथा क्या होगा इसमें, चौथा चौथा हो जाएगा स्मेज। ये स्मोग, स्मोग मतलब जानते हैं ना, धुआं, धूम्र। स्मोक प्लस हेज, HAZD, SMAZE, स्मेज है इसमें। नगरीय परिघटना जो प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है, 3 से 5 किलोमीटर के उस पे दिखाई देता है। नगरीय परिघटना जो प्रदूषण के कारण जो उत्पन्न होती है वही है स्मोग में हेज, मतलब स्मोग में धुएं में जो गैसें मिल जाती हैं नगरीय परिघटना के कारण। अब हेज में क्या हो जाता है, संघनन के बिंदु आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। हेज में क्या आ जाता है, हेज में संघनन के बिंदु आ जाते हैं, संघनन के बिंदु प्राप्त होते हैं। फिर इसमें हो जाता है डस्ट पार्टिकल प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मीथेन गैस प्राप्त होती है, मीथेन गैस प्राप्त होती है जो कि 5 किलोमीटर पर मिलती है, मीथेन गैस प्राप्त होती है। बस ये हो गया आज का टॉपिक, डस्ट पार्टिकल। चलिए एक बार हम ये समझा देते हैं स्मोक, शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो हम जल्दी जल्दी आपको रिवीजन वैसे बता देते हैं। तो स्मोक क्या है, धुंध प्लस कोहरा है। धुंध में, कोहरे में क्या है, स्मोक प्लस फॉग होता है, मतलब धुएं में फॉग मिल जाए तो कोहरा हो जाता है। मतलब स्मोक में, मतलब धुएं में अगर फॉग मिल जाए, फॉग मतलब टेम्परेचर, ठंडियों में इसलिए कोहरा पाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, धुआं होता है, धुआं ठंडा होकर नीचे हो गया तो फॉग में कन्वर्ट हो गया, धुएं में फॉग मिल गया, कोहरा हो गया। और स्मोक में धूम्र प्लस कोहरा दोनों मिल जाते हैं तो स्मॉग हो जाता है, जो नगरीय औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, जो नगरीय औद्योगिक में है तो वहीं पाया जाता है। तो दृश्यता क्या जो हो जाती है इसकी, फ्यू मीटर ही हो जाती है। स्मॉग जब होता है बहुत कम, मतलब बहुत कम दिखाई देता है, फ्यू मीटर ही होता है। फॉग की क्या होती है दृश्यता 1 किलोमीटर के उसमें होता है, एक किलोमीटर से कम में फॉग दिखाई देता है। तो तापमान की विलोमता के कारण फॉग भी हम आपको समझा दिए। मिस्ट क्या, कुहासा क्या हो जाती है, कुहासा क्या होता है, वो संघनन, जो संघनन होता है तो वर्षण के पश्चात जो जल कणों का निलंबित रहते हुए दृश्य में कमी, जो निलंबित रहते हुए दृश्यता में कमी आ जाती है जल कणों का। तो संघनन में जो वर्षण के पश्चात जो जल कणों का वायु में निलंबित दशा में मिल जाना, मतलब वायु कणों का निलंबित हो जाना, मिस्ट हो गया वही कुहासा। फिर इसमें क्या है, स्मोक प्लस हेज है। स्मोक प्लस हेज, स्मोक तो जानते ही हैं स्मोक क्या होता है, मतलब स्मोक पता है ना, स्मोक, स्मोक क्या होता है कि नगरीय जो प्रदूषित वायु है, जो नगरीय परिघटनाओं, जो प्रदूषण के कारण प्राप्त होता है जो हमें। और हेज क्या है, संघनन के बिंदु, जो डस्ट पार्टिकल है, मीथेन गैस है, ये सब जो हेज में हो जाते हैं, धुंध में हो जाते हैं। हेज मतलब धुंध होता है, हेज, हेज मतलब धुंध। बस
आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। फिर आगे हम आपको बताएंगे क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन। क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर चलिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टडी। ओके, धन्यवाद।